एनकाउंटर करने की आजादी पुलिस को कब दी जाती है? अतीक अहमद का क्या होगा? अतीक अहमद कई महीनों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उस पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग जैसे सैकड़ों केस दर्ज हैं। अतीक अहमद न सिर्फ क्राइम बल्कि राजनीति की दुनिया में भी जाना माना नाम है उत्तर प्रदेश का। हालांकि कुछ समय से अतीक अहमद का नाम सुर्खियों से गायब था, लेकिन अब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। प्रयागराज में उमेश पाल की सरेआम हत्या के बाद गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की क्रिमिनल एक्टिविटीज एक बार फिर सुर्खियों में है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के कथित गुर्गे अरबाज का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और अब अतीक अहमद को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। कभी यूपी के दबंग रहे अतीक अहमद आज अपने ही प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहते। उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है। उनका मानना है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार अतीक अहमद को यूपी की जेल में लाने की तैयारी कर रही है और अगर उन्हें यूपी ले जाया जाता है तो उनकी गाड़ी पलट जाएगी और उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। वैसे एनकाउंटर शब्द आपने भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि संविधान में एनकाउंटर का मतलब क्या है? क्या हमारे संविधान में एनकाउंटर को लेकर किसी तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं? आज कुछ इन्हीं सवालों के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आपको ये जानकर हैरानी तो होगी, लेकिन बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में एनकाउंटर शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब जब एनकाउंटर का जिक्र ही नहीं है तो आखिर इसे अंजाम कैसे दिया जाता है? दरअसल एनकाउंटर हमारे देश की एक पुलिसिया शब्दावली का एक शब्द है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ हो और उसमें अपराधी की मौत हो जाए। वैसे तो इंडियन लॉ में कहीं भी एनकाउंटर को वैलिड नहीं ठहराया गया है, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून जरूर हैं जो पुलिस को ये ताकत देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती है और उस दौरान अपराधियों की हुई मौत को सही ठहराया जा सकता है। अब हमारा इंडियन लॉ कितना पेचीदा है ये तो आप बखूबी जानते ही हैं। वैसे एनकाउंटर एक ऐसा शब्द है जिसके सामने आने के बाद कई सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। मीडिया से लेकर विपक्ष, जनता से लेकर जनार्दन तक को एक एक छोटे बड़े हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। जैसे अपराधी के हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं थी, अपराधी कैसे भागा, पुलिस ने अपराधी के पैरों पर गोलियां क्यों नहीं मारी, वगैरह वगैरह। तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनके अनुसार कानूनन पुलिस किसी का एनकाउंटर कर सकती है, यानी पुलिस को कब मिलता है किसी अपराधी के एनकाउंटर का अधिकार? दरअसल जस्टिस वेंकट चलैया साल 1993-94 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने लिखा था कि हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को मार दे और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कानून के तहत किसी को मारा है तब तक वो हत्या मानी जाएगी। ऐसे में केवल दो ही हालात में इस तरह की मौत को अपराध नहीं माना जा सकता। जी हाँ, आसान पॉइंट्स में समझे तो पुलिस के अनुसार आमतौर पर दो तरह के एनकाउंटर होते हैं। पहला, अगर सेल्फ डिफेंस की कोशिश में दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाए, और दूसरा सीआरपीसी की धारा 46 पुलिस को राइट टू यूज फोर्स का अधिकार देती है। इस दौरान किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश जिसने वह अपराध किया हो जिसके लिए उसे मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, इस कोशिश में पकड़ने की कोशिश में अगर उसे अपराधी की मौत हो जाए। दरअसल सीआरपीसी की धारा 46 कहती है कि अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो इन हालात में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। आमतौर पर जब एनकाउंटर की सिचुएशन बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का इस्तेमाल करने से पहले उसे वार्निंग देती है, इसके बाद हवाई फायर करती है। अगर इस पर भी अपराधी नहीं रुकता है और भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो उसके पैर पर गोली मारी जाती है। फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में न आए तो पुलिस क्रिमिनल की बॉडी के दूसरे हिस्सों पर फायरिंग करती है। एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अपने नियम कानून बनाए हुए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो साल 2015 में पुलिस एनकाउंटरों को लेकर गाइडलाइंस जारी करते हुए हर एनकाउंटर की जांच को कंपलसरी किया गया। इसके तहत इसकी जांच इंडिविजुअल एजेंसी से कराने की बात कही गई और जांच खत्म होने तक इसमें शामिल किसी भी पुलिसकर्मी को प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं दिए जाने की भी बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच कंपलसरी होती है। वहीं पुलिसकर्मियों को हर एनकाउंटर के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों का हिसाब भी देना होता है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक एनकाउंटर अगर फर्जी निकला तो दोषी पाए गए पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये बातें शायद आपने फिल्मों में भी सुनी होगी। वहीं बात अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की करें तो एनकाउंटर को लेकर उनके भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। जैसे जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर के बारे में मालूम पड़े तो वो तुरंत रजिस्टर में इसे दर्ज करे। वहीं जैसे ही किसी तरह के एनकाउंटर की इन्फॉर्मेशन मिले और फिर उसे लेकर किसी तरह का डाउट हो तो तुरंत उसकी जांच कराई जाए और इन्वेस्टिगेशन दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या राज्य की CID के जरिए ही होना चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन में एनकाउंटर फर्जी पाया जाए तो मारे गए शख्स के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। जब कभी पुलिस पर किसी तरह के गैर इरादतन हत्या के आरोप लगते हैं तो उसके खिलाफ IPC के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। राज्य में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई मौत के सभी मामलों की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर NHRC को सौंपनी चाहिए। दोस्तों, एनकाउंटर और उससे जुड़े कानून वैसे तो पूरे देश में एक ही हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की घटनाएं भी तेज हुई हैं और इसकी चर्चा भी तेज हुई है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 के बाद से अब तक यूपी में 10,531 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 172 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। वैसे अगर देश के कुछ चर्चित एनकाउंटर केसेस की बात करें तो उनमें से एक यूपी के विकास दुबे एनकाउंटर केस भी आता है। विकास दुबे कानपुर का एक कुख्यात गैंगस्टर था जो हत्या, डकैती और किडनैपिंग सहित 60 से अधिक क्रिमिनल केसेस के लिए जिम्मेदार था। यूपी STF ने विकास दुबे समेत 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस ने कहा कि विकास हथियार छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था। विकास के हमले के बाद सेल्फ डिफेंस में फोर्सेस की ओर से जवाबी फायरिंग में आरोपी विकास को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा एक और जो पॉपुलर अभी चला है वह है भोपाल जेल एनकाउंटर। साल 2016 में अक्टूबर में सेंट्रल जेल भोपाल से भागे 8 आतंकवादियों को पुलिस ने मार गिराया था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कहा कि 8 आरोपियों से सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का भी आरोप लगा था इस केस में, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी। एक और बहुत ही पॉपुलर एनकाउंटर केस था वीरप्पन एनकाउंटर केस। अक्टूबर 2004 में डाकू वीरप्पन को तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया था। वहां का इलाज कराने अस्पताल में आया था, तभी पुलिस ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। बाद में तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स पर वीरप्पन के फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए गए थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि पिछले कुछ वक्त से यूपी में एनकाउंटर केसेस बढ़े हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? क्या अतीक अहमद की अपने एनकाउंटर को लेकर कही गई बात सही है? क्या सच में अतीक अहमद का हश्र भी विकास दुबे की तरह ही होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस खबर को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक खबर के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।